तो आज बात करते हैं iOS 26 की। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल यूट्यूब वीडियो रिव्यू है जो इस नए ओएस के हर पहलू को बारीकी से देखता है और कहा जा रहा है कि ये 2013 के iOS 7 के बाद से आईफोन का सबसे बड़ा विजुअल बदलाव है। मतलब सिर्फ छोटे-मोटे चेंजेस नहीं। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि ये नया लिक्विड ग्लास डिज़ाइन आखिर है क्या? iOS 18 से क्या बेहतर हुआ है? क्या नई चीजें आई हैं? और हाँ, क्या कुछ कमियां भी हैं? क्या ये अपडेट वाकई उतना बड़ा है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। और ये लिक्विड ग्लास ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है। इसके साथ कई नई सुविधाएं भी हैं जो मतलब इसे iOS 18 से अलग बनाती हैं। लेकिन जैसा रिव्यू में भी कहा गया है, हर बदलाव शायद सबको पसंद ना आए। कुछ जगहों पर लगता है कि फॉर्म यानी दिखावट फंक्शन पर थोड़ी हावी हो गई है। तो हम इन सब पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी लिक्विड ग्लास डिजाइन से। ये है क्या असल में और रोज के इस्तेमाल में कैसा महसूस होता है? हाँ, तो ये एप्पल का नया डिजाइन सिस्टम है। मतलब इसमें वो पारदर्शिता और ग्लास जैसे किनारों पर जोर है। हम्म। और ये सिर्फ आईफोन नहीं, एप्पल के सभी ओएस में आ रहा है। हम्म। रोजमर्रा के इस्तेमाल की बात करें तो इसका अनुभव थोड़ा मिला जुला है। रिव्यू के हिसाब से कहीं कहीं ये वाकई अच्छा लगता है, एकदम मॉडर्न ताजा सा। हम्म। पर कभी कभी थोड़ा ध्यान भटकाने वाला भी हो सकता है। अच्छा, जैसे कहाँ पर? होम स्क्रीन पर कुछ खास बदलाव है क्या? हाँ, जैसे ही आप फोन अनलॉक करते हैं, आइकन्स थोड़े ज्यादा शिमर करते हैं, चमकदार लगते हैं। स्टॉक आइकन्स तो अपडेट हुए ही हैं। हम्म। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में अब आइकन्स पर आप डार्क या लाइट ग्लास इफेक्ट लगा सकते हैं। हम्म। और टिंटिंग भी है, मतलब वॉलपेपर या फोन के रंग से मैच करने का ऑप्शन। हम्म। ये अच्छा है, पर्सनलाइजेशन बढ़ गया है। और कंट्रोल सेंटर का क्या? मैंने सुना था कि इसके शुरुआती डिजाइन को लेकर कुछ चिंताएं थीं। हाँ बिल्कुल, शुरुआती बीटा में शायद कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन जो फाइनल वर्जन है वो ठीक लगता है। आप कंट्रोल्स देख पाते हैं और पीछे होम स्क्रीन की हल्की सी झलक भी मिलती है। लेकिन यही वो ट्रांसपेरेंसी वाली बात आती है। अगर किसी को ये पसंद नहीं तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाकर रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी ऑन कर सकते हैं। फिर वो पूरा अपारदर्शी मतलब सॉलिड ब्लैक हो जाएगा। तो ऑप्शन है। डिजाइन में और क्या छोटे-छोटे बदलाव हैं जिन पर ध्यान जाता है? जैसे वो टॉगल्स है ना, अब वो गोल नहीं, थोड़े अंडाकार ओवलॉन्ग शेप के हैं। और जब आप उन्हें टैप करते हैं तो एक छोटा सा एनिमेशन होता है। टॉगल बड़ा होता है, उसके चारों ओर ग्लास इफेक्ट दिखता है। हम्म। iOS 18 के गोल टॉगल शायद थोड़े तेज महसूस होते थे, या नया एनिमेशन शायद आधा सेकंड ज्यादा लेता हो। ये वही फॉर्म बनाम फंक्शन वाली बात है। क्या थोड़ी सी धीमी गति उस खूबसूरती के लिए ठीक है? ये तो खैर अपनी अपनी पसंद की बात है। लेकिन क्या ये लिक्विड ग्लास कहीं वाकई उपयोगी या अच्छा भी लगता है? हाँ बिल्कुल। जैसे एप्पल म्यूजिक ऐप में जब आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे का जो प्ले बार और बटन्स हैं वो हल्के ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनके पीछे का कंटेंट ऐसे शिमर करता हुआ दिखता है। वो देखने में काफी मजेदार लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यहाँ भी फंक्शन पर कोई असर पड़ा है? हाँ, यहीं पर एक कह सकते हैं कि ट्रेड ऑफ दिखता है। म्यूजिक ऐप में अब लाइब्रेरी या दूसरे टैब्स तक जाने के लिए आपको पहले नीचे वाले बार पे टैप करना होता है, फिर अपने टैब पर। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था? नहीं, iOS 18 में वो टैब्स हमेशा सामने दिखते थे। अब एक एक्स्ट्रा टैब शायद बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन ये डिजाइन के लिए यूजेबिलिटी में एक छोटा सा समझौता तो है। और यही पैटर्न एप्पल टीवी ऐप और पॉडकास्ट ऐप में भी है। मेन टैब्स तक पहुंचने के लिए एक एक्स्ट्रा टैब। और कोई एनिमेशन जो थोड़ा मतलब अधूरा सा लगे? रिव्यू में नोटिफिकेशन सेंटर को नीचे खींचने वाले एनिमेशन का जिक्र था। iOS 18 में जैसे ही आप नीचे खींचना शुरू करते थे, बैकग्राउंड धुंधला हो जाता था, जिससे नोटिफिकेशन साफ दिखते थे, चाहे आप आधा ही क्यों ना खींचें। iOS 26 में ये धुंधलापन तब तक पूरी तरह नहीं आता जब तक आप पूरा नीचे ना खींच लें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है अगर आप बीच में रुकते हैं तो। ठीक है, तो डिजाइन के कुछ पहलू आकर्षक हैं, कुछ पर सवाल हैं। लॉक स्क्रीन की बात करें, क्या वहाँ कुछ बड़े सुधार हुए हैं? हाँ, लॉक स्क्रीन एक ऐसी जगह है जहां ये नया डिजाइन वाकई बहुत अच्छा लगता है। आप घड़ी को बड़ा कर सकते हैं, उसे वॉलपेपर के एलिमेंट्स के साथ ओवरलैप करा सकते हैं। लेकिन जो असली कमाल की चीज है वो है स्पेशल सीन्स। स्पेशल सीन्स, ये क्या चीज है? अगर आपकी फोटो में डेप्थ इंफॉर्मेशन है, मतलब पोर्ट्रेट मोड जैसी, तो आप उसे स्पेशल सीन बना सकते हैं। फिर जब आप फोन को हिलाते हैं तो एक 3D जैसा इफेक्ट आता है, जैसे आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हो। बहुत प्रभावशाली है। और ये किसी भी फोटो के साथ काम करता है, जरूरी नहीं कि उसमें इंसान हो। सेट करना भी बहुत आसान है। लॉक स्क्रीन बनाते समय फोटो चुनें और बस स्पेशल सीन बटन दबा दें। ये घड़ी को भी तस्वीर के पीछे बहुत खूबसूरती से लेयर कर देता है। ये वाकई इंप्रेसिव है।
सुनने में तो काफी कूल लग रहा है। कैमरा ऐप के बारे में क्या? वहाँ भी कुछ सुधार है? कैमरा ऐप का रीडिजाइन काफी बड़ा है और मेरे ख्याल से इसे ज्यादा स्पष्ट बनाया गया है। वीडियो और फोटो मोड के बीच स्विच करना अब आसान है। आप स्वाइप भी कर सकते हैं या टैप भी। फिर उस मोड के अंदर आप स्पेशल या पोर्ट्रेट जैसे सब मोड चुन सकते हैं। ये उन लोगों के लिए कम कंफ्यूजिंग है जो रोज कैमरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या इसमें भी कोई फंक्शनल ट्रेड ऑफ है? कुछ छिपा दिया गया हो? कुछ छोटी चीजें जैसे लाइव फोटो, फ्लैश, नाइट मोड के ऑप्शन अब फोटो मोड के नाम पे टैप करने पर दिखते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा टैप। हालांकि iOS 18 की तरह छोटे आइकन ऊपर दाईं ओर अभी भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सुधार ये है कि वीडियो फॉर्मेट जैसे फ्रेम रेट, HDR, 4K, लॉग, ये सब अब सीधे कैमरा ऐप से ही बदला जा सकता है। हाँ, पहले सेटिंग्स में जाना पड़ता था। बिल्कुल, जो काफी अजीब था। ये बहुत बड़ा सुधार है। और रॉ मैक्स फोटो का क्या? रिव्यू के हिसाब से iOS 18 में उसके लिए एक टैप वाला टॉगल था। अब वो फोटो मोड सेटिंग्स के अंदर है, तो एक टैप ज्यादा लगता है। ज्यादातर लोगों के लिए शायद ये बड़ी बात ना हो, पर हाँ, प्रो यूजर्स के लिए थोड़ा धीमा जरूर हो गया। चलिए, अब थोड़ी उपयोगिता मतलब यूजेबिलिटी में सुधार की बात करते हैं। क्या मेनू या शेयरिंग जैसी चीजें बेहतर हुई हैं? हाँ, कॉन्टेक्चुअल मेनू यानी जब आप किसी चीज पर टैप करके होल्ड करते हैं, वो काफी सुधरे हैं। जैसे नोट्स ऐप में टेक्स्ट चुनने पर iOS 18 में सही एक्शन तक पहुंचने के लिए कई बार दाईं ओर स्क्रॉल करना पड़ता था। अब आप दायां तीर टैप करते हैं और एक साफ सुथरा आइकन्स वाला मेनू खुलता है जो सारे ऑप्शन एक साथ दिखाता है। ये iOS 18 से बहुत तेज और बेहतर है। और शेयर शीट वो भी बदली है? शेयर शीट भी अपडेट हुई है। सफारी जैसे ऐप्स में अब शेयर बटन वो 3 डॉट वाले मेनू के पीछे है। जब शीट खुलती है तो ऊपर आपके पसंदीदा एक्शन के लिए बड़े बटन हैं, जैसे कोई शॉर्टकट, और लिस्ट में ऐप आइकन्स थोड़े बड़े हैं और बाईं ओर आ गए हैं। रिव्यू करने वाले को लगा कि इससे एक्शन या शॉर्टकट ढूंढना आसान हो गया है, खासकर अगर आपने अपने फेवरेट शॉर्टकट पिन किए हों। आजकल AI की बहुत चर्चा है। एप्पल इंटेलिजेंस के साथ विजुअल इंटेलिजेंस में कुछ नया है? हाँ, अगर आपके पास कंपैटिबल आईफोन है, मतलब 15 प्रो या उससे नया, तो विजुअल इंटेलिजेंस काफ़ी स्मार्ट हो गया है। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये स्क्रीन पर मौजूद चीज़ों को पहचान सकता है, जैसे कोई तारीख या टेक्स्ट, और फिर कैलेंडर इवेंट बनाने जैसे एक्शंस हो जा सकता है। और क्या इसमें वो सर्कल टू सर्च जैसा कुछ है? बिल्कुल। स्क्रीनशॉट मोड में आप किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या इमेज, उसे सर्कल करके रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं गूगल या चैट जीपीटी के जरिए। ये काफ़ी काम का फीचर है। इसके अलावा कैमरा ऐप से सीधे आप पौधों या जानवरों की पहचान कर सकते हैं। और अगर किसी तस्वीर में बहुत सारा टेक्स्ट है, जैसे किताब का पेज, तो उसे समराइज करने का ऑप्शन भी मिलता है। कुल मिलाकर विजुअल इंटेलिजेंस अब ज्यादा पावरफुल और इंटीग्रेटेड महसूस होता है। ठीक है, अब कुछ खास ऐप्स में हुए बदलावों पर आते हैं। सफारी, जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप है, उसमें क्या नया है? सफारी का एड्रेस बार अब लिक्विड ग्लास इफेक्ट के साथ आता है, और जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो और भी छोटा और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे पीछे का कंटेंट हल्का सा दिखता रहता है। iOS 18 में भी वो सिकुड़ता था, पर वो अपारदर्शी रहता था। नेविगेशन में कोई बड़ा बदलाव? बटन्स वगैरह? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। शेयर, टैब्स और बुकमार्क बटन अब एड्रेस बार के बगल वाले 3 डॉट्स वाले मेनू के पीछे चले गए हैं। ओ, तो एक एक्स्ट्रा टैप लगेगा? हाँ, एक एक्स्ट्रा टैप। हालांकि सारे टैब्स देखने के लिए ऊपर स्वाइप करने वाला जेस्चर अभी भी है। अच्छी बात यह है कि सेटिंग्स में 3 लेआउट ऑप्शन है। उनमें से एक iOS 18 जैसा है, जहां शेयर और टैब बटन हमेशा दिखते हैं, तो यूजर्स के पास चॉइस है। पॉडकास्ट सुनने वालों के लिए एप्पल पॉडकास्ट ऐप में क्या नया है डिजाइन के अलावा? काफी उपयोगी फीचर्स है। प्लेबैक स्पीड अब 3x पंजा की है, पहले सिर्फ 2x थी। एक नया एनहांस्ड डायलॉग फीचर है, जो आवाजों को ज्यादा साफ सुनने में मदद करता है। ये शोर वाले माहौल में या जिन पॉडकास्ट का ऑडियो थोड़ा मुश्किल हो, उनके लिए बढ़िया है। जिन पॉडकास्ट में कस्टम एपिसोड आर्टवर्क होता है, वो अब पूरी स्क्रीन पर दिखता है, फुल ब्लीड, जो ज्यादा आकर्षक लगता है। और प्ले बटन पर आप कितने मिनट बचे हैं वो भी दिखता है। हालांकि टैब बार यहां भी छिपा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर पॉडकास्ट ऐप बेहतर हुआ है। ऑडियो की बात चली रही है तो एयरपॉड्स के लिए भी कुछ दिलचस्प अपडेट्स हैं। हाँ, बताइए, क्या है नया? सबसे उपयोगी शायद चार्जिंग वार्निंग है। जब केस और एयरपॉड्स दोनों की बैटरी 20% से कम हो, तो फोन पर नोटिफिकेशन आता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम का है। हाँ, जो लोग चार्ज करना भूल जाते हैं उनके लिए ये लाइफ सेवर हो सकता है। आप एयरपॉड्स के स्टेम को टैप करके कैमरा शटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और एक बहुत ही अनोखा फीचर है, अगर आप एयरपॉड्स पहने हुए सो जाते हैं
तो ये एप्पल वॉच के साथ मिलकर पता लगा सकता है और ऑडियो प्लेबैक रोक देगा। क्या बात है, ये तो काफी स्मार्ट लगता है। और एप्स में सर्च वगैरह के बारे में क्या कुछ बदला है? हाँ, कई स्टॉक ऐप्स में जैसे सेटिंग्स, मेल, मैसेज, नोट्स, सर्च बार अब नीचे आ गया है और हमेशा दिखता रहता है। पहले वो स्वाइप डाउन करने पर आता था और शायद कई लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो वहां है। अब ये ज्यादा सामने है, ज्यादा एक्सेसिबल है। फोन कॉल्स को लेकर कोई सुधार? आजकल स्पैम कॉल्स बहुत आते हैं। हाँ, फोन ऐप में होल्ड असिस्ट है। अगर आप किसी कॉल पर होल्ड पर हैं तो ये पता लगा लेगा और जब लाइन पर वापस आने का टाइम होगा तो आपको नोटिफाई करेगा। कॉल स्क्रीनिंग के भी नए ऑप्शन हैं, जैसे कॉल करने वाले से पूछना कि वो क्यों कॉल कर रहे हैं, आस्क रीजन टू कॉलिंग। ये कॉल मैनेजमेंट को थोड़ा आसान बनाते हैं। मैसेजेस ऐप में भी कुछ नया है। हाँ, कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कन्वर्सेशन के लिए वॉलपेपर लगा सकते हैं, पोल बना सकते हैं ग्रुप चैट में, फिल्टरिंग बेहतर हुई है, ट्रांजैक्शन वाले मैसेज अलग, स्पैम डिटेक्शन बेहतर हुआ है और आप इन फिल्टर्स को मैनेज भी कर सकते हैं। ये सब मैसेजिंग को थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। क्रिएटर्स के लिए भी कुछ खास है, जो लोग फोन से कंटेंट बनाते हैं? बिल्कुल। अब आप मैनुअल रूप से चुन सकते हैं कि कौन सा माइक्रोफोन इस्तेमाल करना है ऑडियो इनपुट। ये उनके लिए बहुत जरूरी है जो बाहरी माइक लगाते हैं। फेस टाइम या दूसरी रिकॉर्डिंग एप्स जैसे रिवरसाइड में लोकल कैप्चर का ऑप्शन है। इससे दोनों तरफ हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग होती है और कंट्रोल सेंटर से ही वॉइस आइसोलेशन जैसी माइक्रोफोन सेटिंग्स कंट्रोल की जा सकती हैं। ये क्रिएटर्स के वर्कफ्लो में वाकई बड़े सुधार हैं। और एप्पल म्यूजिक, वहां भी कुछ विजुअल या फंक्शनल बदलाव हैं? हाँ, लॉक स्क्रीन पर गानों का जो एनिमेटेड आर्टवर्क है वो अब पूरी स्क्रीन पर आता है। ये वाकई बहुत सुंदर लगता है। लिक्विड ग्लास का एक अच्छा इस्तेमाल। एक ऑटो मिक्स फीचर है जो गानों के बीच स्मूथ ट्रांजिशन देता है और अब लिरिक्स का ट्रांसलेशन भी मिलता है। ठीक है, हमने काफी सारे ऐप्स कवर कर लिए। क्या मैप्स, फाइल्स या वॉलेट जैसे ऐप्स में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं जिनका जिक्र करना चाहिए? हाँ, संक्षेप में बता लेता हूँ। मैप्स का विजुअल रीडिजाइन हुआ है, जिसमें ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल के लिए बड़े बटन दिए गए हैं। नीचे से एक ट्रेस स्वाइप करके आप आगमन समय जैसी जानकारी देख सकते हैं या कोई घटना रिपोर्ट कर सकते हैं, सब बड़े आइकन्स में। फाइल्स ऐप में अब ओपन विद का ऑप्शन है, जिससे आप चुन सकते हैं कि कोई फाइल किस ऐप में खुले, और वो नया कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी है। वॉलेट ऐप अब क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी मतलब CVV एक्सपायरी डेट सेव कर सकता है, जिसे आप बाद में देख सकते हैं। और शॉर्टकट्स ऐप में भी एप्पल इंटेलिजेंस से जुड़े काफी अपडेट्स आए हैं, जो ऑटोमेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये iOS 26 अपडेट कैसा है? क्या ये वाकई एक बड़ा कदम है जैसा शुरू में कहा गया था? देखिए, विजुअल तौर पर तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है। लॉक स्क्रीन, वो स्पेशल सीन्स, एप्पल म्यूजिक के एनिमेशन, ये सब चीजें बहुत आकर्षक हैं। लेकिन जैसा हमने बात की, कुछ एनिमेशन जैसे वो नोटिफिकेशन ड्रॉ वाला थोड़े अधूरे से लगते हैं, और कुछ डिजाइन निर्णय जैसे टैब्स का छिप जाना या टॉगल का एनिमेशन वो उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं। क्या फॉर्म फंक्शन पर हावी हो रहा है? कुछ जगहों पर ऐसा महसूस होता है। तो क्या ये धीमी गति या एक्स्ट्रा टैब जैसी चीजें इसे iOS 18 से कमतर बनाती हैं, मतलब ओवरऑल? ये कहना मुश्किल है। रिव्यू के हिसाब से कुछ ऐप्स थोड़े धीमे महसूस हो सकते हैं एनिमेशन की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ जो नई क्षमताएं जोड़ी गई हैं, बेहतर विजुअल इंटेलिजेंस, कॉल असिस्ट, होल्ड असिस्ट, क्रिएटर्स के लिए टूल्स, एयरपॉड्स के फीचर्स, बेहतर सर्च एक्सेस, ये सब असल जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं जो iOS 18 में नहीं थी। ये सिर्फ दिखावटी बदलाव नहीं है, ये फंक्शनल सुधार हैं। और अगर किसी को ये लिक्विड ग्लास डिजाइन बिल्कुल पसंद ना आए तो कोई रास्ता है? शायद दिलचस्प बात यह है कि रिव्यू करने वाले को यह डिजाइन watchOS 26 पर ज्यादा पसंद आया। शायद छोटी स्क्रीन पर ये इफेक्ट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अंतिम फैसला क्या है? क्या ये अपडेट सार्थक है? क्या इसे इंस्टॉल करना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से कुल मिलाकर नई सुविधाओं और बढ़ी हुई क्षमताओं को देखते हुए ये एक सार्थक सुधार लगता है। डिजाइन व्यक्तिपरक है, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन जो फंक्शनल सुधार हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ एक नई पेंट जॉब नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो iOS 26 एक बड़ा विजुअल रिफ्रेश है जिसमें कई उपयोगी नई सुविधाएं हैं। लॉक स्क्रीन और कैमरा ऐप में सुधार साफ दिखते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस, कॉल मैनेजमेंट टूल्स और क्रिएटर्स के लिए जुड़ी गई क्षमताएं इसे iOS 18 से आगे ले जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन वो लिक्विड ग्लास डिजाइन और कुछ एनिमेशंस पर बहस जारी रहेगी कि क्या एप्पल ने खूबसूरती के लिए उपयोगिता से थोड़ा समझौता किया है?
ये फॉर्म बनाम फंक्शन का एक क्लासिक मामला है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है जिस पर शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या ये डिजाइन ट्रेंड भविष्य में भी जारी रहेगा? क्या सॉफ्टवेयर में रूप हमेशा कार्यक्षमता पर भारी पड़ेगा, या क्या एप्पल उपयोगिता और सुंदरता के बीच संतुलन को और बेहतर बनाने के तरीके खोजेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये लिक्विड ग्लास फिलॉसफी आगे कैसे विकसित होती है।